शुरू कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ से हो रही है। ये नहीं कि कौन सा चैप्टर बीच से शुरू करके ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन कर लिया इधर से उधर से। तो चैप्टर अब ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर है, तो इसमें चैप्टर का नाम क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि सारे बिजनेस बिजनेस देश के अंदर का बाहर का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है, उसके हिसाब से जो होता है, उसके हिसाब से इकोनॉमी कैसे चल रही है, फ़ायदे में चल रही है नुकसान में चल रही है। और उसके ऊपर वर्ल्ड की और जो देशों के अंदर भी बिजनेस होता होगा या सिर्फ इंडिया में ही हो रहा है। और भी देशों में। हाँ, तो उनका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको। अब ज्योग्राफी के अंदर ग्लोब वर्ल्ड पढ़ा होगा, मैप होता है और ग्लोब होता है। तो एक ग्लोबलाइजेशन वर्ड कहाँ से आया, ग्लोब से। तो एक देश की अर्थव्यवस्था, यानी एक देश की जो इकोनॉमी है, हमारे देश के अंदर अंदर की इकोनॉमी, उसको डोमेस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। देश देश के अंदर जो एयरपोर्ट होते हैं, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट एयर फ्लाइट बोलते हैं। और अगर इंडिया से कहीं लंदन पंडन जा रहा है दिल्ली से, तो वह इंटरनेशनल होती है, यानी ग्लोबलाइजेशन। तो अब तेरे को न्यूज़ देखनी है इंग्लैंड या कहीं की, तो इधर टीवी पे बैठे बैठे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, या उधर जाना पड़ेगा देखने के लिए। सर टीवी पे दिखेगी। कहीं पे भूकंप सुकंप आ गया तो इधर बैठे बैठे पता चल जाता है ना। अब तो और भी उससे फास्ट इंटरनेट हो गया है। तो चैप्टर को स्टार्टिंग पता होनी चाहिए ग्लोबलाइजेशन से। तो इस ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था का, और देश इंडिया सिर्फ पाकिस्तान से बिजनेस करेगा, नहीं सर जी, और भी देशों से करेगा। अमेरिका से नहीं करेगा, चाइना से नहीं करेगा, मोबाइल वगैरह इतने सारे जो आते हैं। सर करेगा सर। तो देश डेफिनेशन क्या होगी ग्लोबलाइजेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दो वर्ड पकड़े इसमें, डोमेस्टिक इकोनॉमी और इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उनके बीच में जो बिजनेस हो रहा है। तो उसको सिंपल टर्म के अंदर क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ये होगी डेफिनेशन। अगर इसका लंबा क्वेश्चन आया था क्या क्या होता है भाई, उसमें पैसा भी ट्रांसफ़र होगा, बिजनेस करेंगे तो पैसा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। सर होगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज। तो उसको ट्रांसफ़र लिखने की जरूरत नहीं, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल। कैपिटल। तूने सामान दिया पैसा दूंगा, यस सर। तो चाइनीज़ है चिंग चिंग, तो चाइना से मोबाइल भेज रहा है इधर, तो पैसे के बिना फ्री में भेजेगा क्या। नहीं नहीं सर, पैसे तो हाँ, तो तेरे को हचकियाँ चाहिए, पैसा मनी। मनी। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसमें पॉइंट्स जब बनाएगा लंबे आंसर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें होता क्या क्या, कोई पूछे कि क्या क्या एक्टिविटी होती है ग्लोबलाइजेशन, तो बताएगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल होता है, मनी को कैपिटल लिखना है इकोनॉमिक्स में। एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, टेक्नोलॉजी भी बेची जाती है। आई बात समझ में। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब लंबा क्वेश्चन आएगा उसमें फिर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशंस पहले पता होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। एक्टिविटीज़ बता दी इसमें 4-5 जो इसमें लिखनी रखी हैं, मैंने समझा रहा हूँ चैप्टर, ये तो सिर्फ हेल्प के लिए है। एंड एमएनसी और मल्टी, एमएनसी क्या होती है, फुल फॉर्म मल्टी नेशनल कंपनी। अब तो इधर पीवीआर पे घूमते रहते हो तुम लोग, तो मैगडी वैगडी देखे हैं, मैकडोनल्ड्स देखा है, यस सर देखा। एचडीएफसी बैंक देखा है, यस सर। ये एक ही है क्या। नहीं सर जी, अलग अलग हाँ, तो क्या कनॉट प्लेस में अगर मैगडी है तो पीवीआर में नहीं है। है। यस सर है। हाँ, तो ये और इंडिया में ही है क्या मैगडी। नहीं सर जी, और भी बहुत सारे देशों में। वर्ल्ड के सबसे सबसे लंबी चेन है मैगडी की, मैकडोनल्ड्स की, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा देशों में है। तो यानी कि एक ही कंपनी जब कई देशों में खोल देते हैं, इसको हिंदी में बहुदेशीय है, यानी कई देशों में उसकी ब्रांचेज है, यस। और एक ही जगह बैठ के वो ऑर्डर कंट्रोल करता है, वो सारी जगह घूमता रहेगा इसका मालिक, नहीं नहीं सर जी। है कि एक ही दिन में सारे 128 देशों में घूम के अपने पैसे इकट्ठे करके आ रहा है। तो एन एमएनसी इज़ अ कंपनी डैट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। एक देश से ज़्यादा में होते ही एमएनसी बन जाती है, जबकि मैगडी तो 128 देशों से भी ज़्यादा में है। एग्जाम्पल मैगडी दे दियो, मैगडी का मतलब मैकडोनल्ड्स। हाँ, उसके तो बर्गर खाए होंगे तो इसका तो पता ही होगा सबको। अब इसमें आगे पॉइंट्स पूछे हैं, फॉरेन ट्रेड हैज़ फैसिलिटेटेड द ट्रेवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जब इंडिया का और किसी देश से ट्रेड होगा तो फॉरेन ट्रेड है। उससे क्या हो गया, अब उधर से माल आएगा कि नहीं आएगा। यस सर आएगा। तो उससे बता दे, उससे फैसिलिटी मिली है किस चीज़ की, ट्रैवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। एक देश की मार्केट से दूसरे देश की मार्केट में जा रहा है वो गुड। यस। तो अब लोगों को क्या मिल रही है, लोगों को क्या फ़ायदा है इससे, लोगों को ये फ़ायदा है बायर्स के पास चॉइस है। अब तो मोबाइल लेने दुकान में घुसता है तो एक ही वैरायटी का नोकिया का पकड़ा देते हैं क्या। नहीं सर जी, बहुत
या उधर कई टाइप के दिखेंगे? कई सारे मिल तो चॉइस नहीं मिल रही क्या? चॉइस में। चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर्स, तो बायर्स को फ़ायदा है कि नहीं इसमें? यस सर। उसमें जो सबसे अच्छा फीचर वाला, सबसे सस्ता या सबसे टिकाऊ दिखेगा वो लेगा आदमी। यस अगर वो होता ही एक, फिर चॉइस होती है उसके पास? नहीं सर जी। अब देखो शादी के लिए, तुमको शादी के लिए एक हबशड़ दे दूँ, कोई चॉइस ही नहीं है ब्लैक ही यस बोल दिया कि सिर्फ ओनली ब्लैक मिलेगी, तो तुमको फिर कोई चॉइस है? नहीं सर जी। और वर्ल्ड की सारी निकाल के चिंकी पिंकी टिंकी हबशड़ यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन, यस सर। हमको उसमें चॉइस है कि नहीं? यस सर चॉइस तो दोनों में से कौन सा वाला पसंद करेंगे आप? सर नेक्स्ट वाला करेंगे। हाँ, तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों कस्टमर्स को क्या मिली है? चॉइस ऑफ गुड्स मिली कि नहीं मिली? प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव टू compete इन डिफरेंट मार्केट्स। तो इसमें अलग अलग जो कंट्रीज होते हैं उनको अब कंपटीशन करना पड़ेगा, यस सर। तो उसमें से जो सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा वैरायटी वाला और सबसे अच्छा देगा तो वो खरीदेगा कस्टमर। तो इससे कस्टमर को वैरायटीज़ भी मिल जाती है और कस्टमर को सस्ता मिलता है माल। आई समझ में? कंपटीशन के कारण अगर एक ही व्यक्ति उस माल को बना रहा है यस सर। तो वो तो अपनी मर्जी से जो मर्जी रेट रखेगा उसका। और मान ले वर्ल्ड के अंदर एक ही इंजेक्शन है जिससे लाइफ बच सकती है, कोरोना वायरस आया था, कोरोना का एक ही कंपनी ने बनाया होता, यस सर। तो वो तो अपनी मन मर्जी से दाम रखते हैं जो मर्जी कि भाई हम तो इतने का बेचेंगे, 1 करोड़ का बेचेंगे एक इंजेक्शन। यस तो ऐसे तो इसमें ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है? कंपटीशन पैदा हो रहा है, तो जिसके कारण अलग अलग कंट्रीज़ को कंपटीशन करना पड़ रहा है मार्केट के अंदर, जिसके कारण कस्टमर्स को फ़ायदा होए। प्राइजेज ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट इन टू डिफरेंट कंट्रीज बिकम ऑलमोस्ट इक्वल। तो अब उसके प्राइजेज जैसे कोका कोला है, यस सर। अब कोक इधर भी मिल रही है, यस सर। अमेरिका गया, अमेरिका में भी तू बोल रहा है मैं कोक पीऊँगा, तू बैंकॉक गया, तू बोल रहा है मैं कोक पीऊँगा। अब है तो उसका प्राइस एक जैसा सही हो जाता है, इक्वल वर्ल्ड के हर देश में। आगे बात सुन, यस सर। अलग अलग नहीं हो सकता। अच्छा, उसका टेस्ट अलग अलग होगा उधर कि अमेरिका की कोक अलग टेस्ट की हो रही है, नहीं सर जी सेम ही उसमें सूसू वूसू मिला के यूरिन वीरिन मिला के दे रहे हैं, थोड़ा अलग टेस्ट है, ऐसे नहीं। ऐसा नहीं होता है। तो ये फ़ायदे हैं। अब सेज, सेज नहीं है ये सेज है, तो ये शादी की सेज नहीं है इसमें, ये इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब कई देश क्या होते हैं जो मान ले पहले बैकवर्ड थे, अब उनको नई नई फैक्ट्री लगानी है, अब कोई फैक्ट्री लगा नहीं रहा, यस तो सरकार अपनी तरफ से पहले ऐसे एरियाज़, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो उस देश की, यस सर। वो क्या करती है, कुछ एक एरिया बनाती है, उसके अंदर प्लॉट्स काटती है अलग अलग से इंडस्ट्रीज़ के साइज़ का, वहाँ पे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड चौड़े चौड़ी, क्यों? ट्रक जाएंगे उधर, सामान लेके ट्रक आएंगे बाहर, ये नहीं गलियों के अंदर बना दिया संकट विहार में फैक्ट्री। तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी, रिक्रिएशनल एजुकेशनल फैसिलिटी भी, क्यों? फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे उनके बच्चे पढ़ेंगे, इतना बड़ा एरिया बनाती है और टैक्स फ्री भी रखती है उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज़ खोलें। सरकार पूरी मदद करती है, ऐसा भी कर देती है 1-2 साल तक टैक्स ही नहीं देना तुम्हें, तो उसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये चाइना के अंदर भी बनाए गए थे, इंडिया में बनाए गए, तो इंडस्ट्रीज़ का भट्ठा भट्ठा के लिए बनाए जाते थे। नहीं सर जी ऐसा नहीं है। किसलिए बनाए जाते हैं? सर जी फैक्ट्री आए वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुले, मैं इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, तू फैक्ट्री बोल रहा है, क्या मतलब है? इंडस्ट्री से ज़्यादा इसलिए टैक्स। आर इंडस्ट्रियल जोन्स बीइंग सेट अप, ठीक है, यस सर। क्या है? आर इंडस्ट्रियल जोन्स बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इंडिया वाले इंडिया में खोलेंगे या पाकिस्तान में जाके खोल देंगे? सर जी इंडिया में खोली। हाँ, तो सेज आर वर्ल्ड क्लास, इसमें क्या होना चाहिए? टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड। अब सब कुछ बना दिया, मान लो उधर बिजली ही नहीं आती तो उधर इंडस्ट्री खोलेगा भी? नहीं सर जी नहीं। क्यों? सर जी मेन ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन सेज, आगे नीचे देख, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। तो पहली बात क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं अलग अलग एरियाज़ में देश के। दूसरा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, या इट शुड हैव ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अपनी इंग्लिश सिखा रखी है इतनी, बनाओ इनको, रटना नहीं होता इनको। और तीसरी बात में उनको टैक्सेस से एग्जेम्पशन मिलती है, यानी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, छूट। किस लिए? फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बता रखा है इसमें, कम से कम 5 साल तक टैक्स ही नहीं देना उनको, ताकि उनका बिजनेस चले, उसका जब बस बिजनेस से कमाने लग जाएंगे तब टैक्स दे। इससे फॉरेन कंपनीज़ को भी इंडिया में के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित होती है, फिर फॉरेन की कई कंपनीज इंडिया में पैसा लगाती हैं। ये सिर्फ इंडिया के लिए बात नहीं हो रही, वर्ल्ड के लिए, सबके लिए बात हो रही है। अब अगला जो टॉपिक है उसमें पूछा है
अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई पहले शुरू में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब क्यों नहीं कर दिया है? भाई इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो इंडिया में सुई भी नहीं बनती थी, सुई भी इंग्लैंड से बन के आती थी। तो अगर उस टाइम पे कर दिया होता तो फिर से इंडिया गुलाम बन गया होता उसी टाइम पे, फॉरेन की चीज़ें फिर से बिकने लग जाती। ईस्ट इंडिया कंपनी राज करके गई है इंडिया पे। तो पहले इंडिया में कुछ बनाने लायक बनाना था इंडिया को। आई बात सुन पे? Yes, sir. तो जब इंडिया आज़ाद हुई तो फॉरेन ट्रेड के लिए बैरियर लगा दिए, रोक क्यों लगाई? ताकि इधर के जो कारीगर और मजदूर, जो हिस्ट्री के अंदर चैप्टर पढ़ा था Yes, sir. कि वो बेचारे बेरोजगार हो गए थे और उन्हें मजबूर होके अंग्रेज़ों की फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना पड़ रहा था। तो वो सब ना हो इसलिए नेहरू जो थे, नेहरू जी, उन्होंने रोक लगा दी। बैरियर क्या होता है? सड़क पे रोड बैरियर होता है ना, Yes, sir. ऐसे ऊंचा सा बनाते हैं ताकि गधे की तरह लोग जो बाइक चलाते रहते हैं वो ना चलाएं, तुम्हारे जैसे जवान बच्चे। Yes, sir. जो और बच्चों, कोई छोटे बच्चे इधर उधर से कहीं आ जाए उनको फोड़ देते हैं। तो इसलिए वैसे ही बैरियर मतलब रोक फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे लगाई थी। क्यों लगाई? दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री। जो हमारे इधर के जो कारीगर हैं, जो बनाने वाले हैं या छोटी फैक्ट्री वाले हैं, वो फॉरेन कंपटीशन से बच सकें, उन्हें बचाने के लिए। नहीं तो फिर से वही फॉरेन वाले सस्ता सामान बेचते हैं, Yes, sir. तो यहाँ वाला फिर से मजदूर बन जाते हैं। मजदूर। क्या करते हो? Sir, ये उन्हीं की फैक्ट्री में काम हाँ, ये अब इसमें टाइम ड्यूरेशन याद कर लेना है। 50 और 60 के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह जो था उस पर ऐसा बैरियर लगा रखा था ताकि सिर्फ इंपोर्ट एसेंशियल आइटम का करते थे जो इंडिया में नहीं होता, जैसे पेट्रोल, Yes, sir. फर्टिलाइज़र, मशीनरी, वो बाहर से मंगाना अलाउड था और किसी भी चीज़ को अलाउड नहीं था। मशीनरी क्यों? ताकि और फैक्ट्री कोई लगाएगा तो मशीन आएगी तभी तो लगाएगा। इन सब पे छूट थी। बाकी और सब चीज़ें, ये नहीं कि उधर का कच्चा माल मंगवा, उधर से बना हुआ माल मंगवा रहे हैं, उसको बंद कर दिया था। क्यों किया? ताकि वापस गुलाम ना हो जाए। दूसरी बात, टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन इन इंडस्ट्रीज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ताकि इंडियन इकोनॉमी को बचाया जा सके, बाहर की जो बंदे हैं फिर से आके इंडिया के अंदर इनफिल्ट्रेशन, फिल्टर होता है ना, पानी फिल्टर करके पीते हैं, इनफिल्ट्रेशन है, अंदर घुसपैठ ना हो जाए इंडस्ट्रीज़ की, कि बाहर की कंपनियां इंडिया वाले के नाम से लगा दे, मान ले इधर, और हो बाहर की कंपनी, Yes, sir. किसी इंडिया वाले को यूज़ करे कि भाई तू अपना खोल दे, पैसे हम लगा देते हैं, और हो उसकी असली में। इस तरीके से भी इन्फिल्ट्रेट करके फिर से वही हालत हो जाएगी जो आज़ादी से पहले थी। Yes, sir. तो इंडिया लेकिन फिर भी तेज़ी से वर्ल्ड के अंदर अपना स्थान बनाना चाहता था। नेहरू आगे की सोचते थे। Yes, sir. India wanted to move faster to catch up with the main industries in the world market and therefore had to keep an extra watch on its progress in international trade. और इस बात पे भी नज़र रखना चाहता था कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ नई बन रही है और उनके साथ कंपटीशन में हम कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए जो इधर के थे उन्हें किसी भी तरीके से इंसेंटिव दे के, ताकि सरकार की तरफ से पैसा दे के या छूट दे के उनकी इंडस्ट्रीज़ को उठाने में मदद कर रहे थे, ताकि वर्ल्ड के अंदर इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का नाम हो सके, जो 1991 का मनमोहन सिंह ने करके भी दिखा दिया। अब आया नीचे अराउंड 1991, ये है जब मोदी से पहले मनमोहन सिंह का टाइम था। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। Yes. बाद में 1991 में इकोनॉमिक मिनिस्टर थे वो, ठीक है, तब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। तब यही पॉलिसी है, यही क्वेश्चन है। अगर ये ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है वो है 1991 से पॉलिसी पहले कैसी थी, तो उसमें वो 2 पॉइंट लिखना है। अगर है 1991 के बाद क्या हुआ, तो 1991 के बाद इसमें नाम नहीं लिख रखे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ तेरे को, मनमोहन सिंह इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया। LPG बोलते हैं उसको, LPG लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। ये LPG गैस नहीं है, साइंस नहीं है ये। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। चैप्टर का नाम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन दे रखा है। लिबरल आइडियाज़ क्या होते हैं? स्वतंत्र विचार। तो लिबरलाइजेशन मतलब है स्वतंत्रता देना फैक्ट्री वालों को। स्वतंत्रता कैसे होएगी? उनके अब पहले क्या होता था, 1991 से पहले किसी भी चीज़ को फैक्ट्री खोलनी है, कुछ करना है, तो उसके लाइसेंस वाइसेंस लेने में आदमी बूढ़ा हो जाता था। Yes. जब तक वो काम ही धंधा बंद होने वाला हो जाए तब लाइसेंस मिलता था। फिर आदमी क्या करेगा उसका, जब वो वाला बिजनेस ही पिट चुका है तब उसको लाइसेंस मिल रहा है। तो न इसने मनमोहन सिंह ने क्या किया, इन्होंने जो लाइसेंस वाइसेंस होता है उसकी व्यवस्था को सीधा कर दिया, आसान, जिसको जो मर्जी करना करो बिजनेस, ठीक है। Yes, sir. ट्रेड बैरियर हटा दिए कि व्यापार दूसरे देश से भी करना है, वो बैरियर हटा दिए, रुकावट जो ऊपर बैरियर्स थे ना, Yes, sir. वो सब हटा दिए। और फॉरेन कंपटीशन के लिए मार्केट खोल दी, क्योंकि 1991 तक अब इंडिया ऐसा हो चुका था कि इंडिया में भी सामान बनने लग गया था। तो वर्ल्ड की मार्केट का उसमें तो किस लिए पहले बचाया था, क्योंकि तब तो इंडिया आज़ाद हुआ था, कुछ बनता ही नहीं था। Yes. अब लेकिन 1991 तक कई चीज़ें बनने लगी थी, तो अब इसको पता था कि वर्ल्ड के कंपटीशन को भी इंडिया झेल लेगा, और इससे फिर कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, रेट सस्ते मिलेंगे, चॉइस होगी, ये होगा, इससे बिजनेस बढ़ेगा।
इससे फॉरेन की कंपनीज भी इंडिया में पैसा लगाएगी कि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि एकदम से इतना आगे चला जाए। तो मनमोहन सिंह ने बहुत दिमाग लगाया और फॉरेन की कंपनीज उसके बाद खुली है इंडिया में Yes, sir. सब चीज़ों की, ठीक है। ये मैगडी, सैगडी, HDFC ये सब कुछ बाद में आया। Yes, sir. तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? बैरियर को हटा देना। तो डेफिनेशन रटनी, बैरियर और रुकावट, बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ देख, Yes, sir. हटा देने को बोलते हैं रिमूवल। Remove. क्यों साइंस में एक्सक्रीशन की डेफिनेशन नहीं किया था? रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो रिमूवल ऑफ बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे जो भी रोक लगा रखी थी उस सबको हटा दिया। गवर्नमेंट्स यूज्ड ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल किस लिए करती थी? मान ले इंडिया के अंदर कोई सामान ज़्यादा बन गया तो उस चीज़ को बाहर से नहीं मंगाएगी ताकि इंडिया वालों का सामान बिके, और इंडिया में जो सामान कम बिका उसको बाहर से मंगवाएगी, उसमें फिर ड्यूटी जो है, टैक्स जो है कम कर देगी ताकि बाहर की कंपनियां इधर बेचे। Yes. आगे बात सुन। Yes. तो सरकार ही कंट्रोल करती थी, इंक्रीज या डिक्रीज करती थी ताकि हमारे इधर की इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा सके, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। टैक्स ऑन इम्पोर्ट, ठीक है। Yes. इम्पोर्ट उस चीज़ का करेंगे जो चीज़ हमारे देश में नहीं होती है, और जो हमारे देश में ही ज़्यादा होती है उसको इम्पोर्ट पे टैक्स इतना लगा देंगे, मना नहीं कर सकते कि वर्ल्ड में बिजनेस में आगे, ताकि उनकी चीज़ महंगी हो जाए। Yes. तो उनकी चीज़ महंगी हो जाएगी तो वैसे ही नहीं बेचेंगे, इधर कैसे बेचेंगे, जब बिकेगी नहीं फिर वो। Yes, sir. तो इस तरीके से हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो बच जाएंगी। बच जाएगी. अब नीचे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। अब एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा, उसका कोई रूल राल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir, होगा. क्रिकेट में वर्ल्ड कप वगैरह होता है, उसमें बिना रूल के सर फोड़ देते हैं एक दूसरे का बॉल लेके, बैट लेके। नहीं सर, ये रूल तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, ये डेवलप्ड कंट्री, दो टाइप के कंट्रीज होते हैं, तीन टाइप के होते हैं वैसे तो। एक डेवलप्ड होते हैं, विकसित, जिसमें अमेरिका नाम याद कर ले। Yes, sir. एक डेवलपिंग होते हैं, इंडिया जैसे। एक होते हैं अंडर डेवलप्ड, रवाड़ा ववाड़ा जैसे, जो बिल्कुल ही और नीचे, जो मोदी जी बिल्कुल उनकी कैटेगरी में इंडिया को ले आया है। Yes. अब इंडिया बस नाम का ही अंडर डेवलपिंग है, 1-2 साल और रह गया तो अंडर डेवलप्ड में घुस जाएगा। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। वही Yes. सीधा बता दे, रिमूव द बैरियर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, International. ठीक है। Yes. तो लिबरलाइज, वो लिबरलाइजेशन के अंदर पॉइंट किए थे ना ऊपर। Yes, sir, ये रहा. तो लिबरलाइज से एक वर्ड से काम चला दिया। तो सीधा बता, बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस को जो इंटरनेशनल ट्रेड में आ रही थी उनको हटाना। क्या करना? हटा दिया सर जी, हटा और प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? प्राइवेटाइजेशन भाई, पब्लिक सेक्टर जो ये मोदी जी सब चीज़ों को प्राइवेट कर, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। और किसको बेच दिया? अदानी। एक ही आदमी को बेचना, एक ही आदमी देश है इंडिया में, Yes, sir. एक ही बंदा। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक मतलब जनता का। जो जो क्या बोलते हैं, जितने भी पोर्ट बनाए, जितने एयरपोर्ट बनाए, वो कांग्रेस सरकार ने जो आज़ादी के बाद से अब तक बनाए, वो सारे इसने अदानी को पकड़ा दिए। जैसे इसके घर के हैं, फूफा जी के हैं इसके। मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। Private sector. आई सुन, Yes, sir. पब्लिक यानी सरकारी से प्राइवेट में बेच दिए। Yes, sir. Private. प्राइवेट एक किसी आदमी का हो गया, यानी जनता का सामान किसी एक आदमी को बेच दिया जो इसका घर का दामाद लगता है, पता नहीं क्या लगता है। Yes. BPO क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO इज द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ नॉन प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज एंड फंक्शंस टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। अब जितने कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं Yes, sir. तो BPOs कहलाते हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग। तो अब जैसे कंपनी तेरी है, बेचता मैं तेरे को, बीच में जो थर्ड पार्टी है, Yes, sir. ठीक है, जो प्रचार कर रही है या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ठीक है। कॉल सेंटर, हमने अपना पैसा लगा के कॉल सेंटर नहीं बनाना, मान ले टाटा मोटर वाला हूँ मैं, Tata. तो किसी एक थर्ड कंपनी को ले लिया, तो हमारी जो शिकायत होगी कि हमारी गाड़ी ख़राब हुई है, ये हुआ वो है, तो बीच में कॉल सेंटर लेगा, वो हमें बताएगा। तो वो एक ही कंपनी का कॉल सेंटर नहीं है, वो कई कंपनियों का है, उसी नंबर पे कई कई चीज़ों के होंगे, तो वो BPO कहलाता है, कॉल सेंटर्स जो है मेनली। तो एक तरीके से थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो। Third party service. उसका काम क्या है? थर्ड पार्टी सर्विस। वो किसी तीसरी पार्टी के लिए सर्विस दे रहे होते हैं। तीसरा. आई बात सुनो, खुद कोई सामान नहीं बना रहे, कुछ बेच नहीं रहे हो, बस सर्विस दे रहे हैं। सर्विस क्या दे रहे हैं कि भाई कंप्लेंट है, मान ले वोल्टाज AC की, तो भी उसी कस्टमर केयर पे जा रही है, और हिताची AC की, वो भी उसी पे जा रही है। Yes, sir. तो सारे एक ही नंबर पे जा रही है, वो कस्टमर केयर संभाल रहा है। तो वो जो इस कंपनी का है वो BPO है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आ गया, ये नीचे देख। इस पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1991। ये सन हमेशा याद रखना है, 1991 बेंचमार्क है इंडिया का। Yes. NEP क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति।
किसने अपनाई, इसमें बता नहीं रखा, मैं 50 बार बता रहा हूँ। मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। क्या थे वो? इकोनॉमिक मिनिस्टर थे। किसकी गवर्नमेंट थी? नरसिम्हा गवर्नमेंट थी। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। किसकी गवर्नमेंट? कांग्रेस की गवर्नमेंट। उन्होंने क्या लाया? LPG, Yes, sir. लिबरल, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मत लिख दियो साइंस का। नहीं, सो मेरी बात। yes, sir. तो 1991 तक का कर दिया। अब इसका हाफ जो पार्ट है वो हम कल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के नोट्स और स्टोरी समझ के आने के लिए रिकैप करेंगे चैप्टर को। क्या है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर MNC की डेफिनेशन थी, ठीक है ना। Yes, sir. फिर उससे MNC उसके अंदर के पॉइंट्स थे ग्लोबलाइजेशन के। फिर ये था कि आज़ादी के बाद क्यों नहीं कर पाए ग्लोबलाइजेशन, 2 पॉइंट है उसके। Yes, फिर 1991 की पॉलिसी का जिक्र है। yes, sir. ऐसे करके सारा रिवाइज करने का, और स्टोरी पता होनी चाहिए सीरियल वाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को वॉच किया, अपना कीमती समय दिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या बोलते हैं भाई? सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब करें। नहीं करने का मन हो तो बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।